नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी हुई जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए। दरअसल इसके फायदे क्या है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अनुसार एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए कोई व्यक्ति दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित करता है और घोषित प्रतिनिधि को एजेंट और घोषित करने वाले को प्रिंसिपल कहा जाता है। दरअसल बता दें आपको कि एजेंट प्रिंसिपल के बदले उसके सभी कानूनी, फाइनेंशियल और दूसरे मामलों में फैसले ले सकता है। वह प्रिंसिपल के बदले कोई डीड भी साइन कर सकता है। ये फैसले कानूनी रूप से मान्य होंगे। एजेंट का पेशे से वकील होना बेहद जरूरी नहीं है। हालांकि एजेंट पीओए के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। उसके फैसले से प्रिंसिपल को नुकसान होता है तो ये एजेंट को हर्जाना इसका देना होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अचल संपत्ति के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए तैयार की जा सकती है। रजिस्ट्री के बदले पीओए का इस्तेमाल आमतौर पर उन हालातों में किया जाता है जब प्रॉपर्टी का मालिक बीमारी या दूसरी वजह से कोर्ट जाने की प्रक्रिया से बचना चाहता हो या अहम फैसले लेने में सक्षम ना हो, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ हो। और ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया नेहा जी। तो नवीन जी, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी हुई तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और इन नंबर्स पर कॉल करके आप कानूनी जानकारी ले सकते हैं। तो नवीन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? जी जी, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति जो किसी अचल संपत्ति का मालिक है और पर्सनली उस संपत्ति की देखरेख या मैनेजमेंट करने में उसे किसी प्रकार की असुविधा आ रही है या किसी प्रकार की अक्षमता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए वह व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो व्यक्ति उसके बदले में उसकी संपत्तियों का प्रबंधन कर सकता है या कोई भी ऐसा कार्य जो कि संपत्ति का मालिक स्वयं करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उस कार्य को निष्पादित करने के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट जो है इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है और ये अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को दिए जा सकते हैं जी। अब पावर ऑफ अटॉर्नी जब ये डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है तो इसके अंदर जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट को निष्पादित कर रहा है किसी दूसरे के पक्ष में, उस व्यक्ति को प्रिंसिपल, डोनर या फिर ग्रांटर जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। वही दूसरी ओर जिस व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत, उस व्यक्ति को एजेंट या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर या पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट के नाम से संबोधित किया जाता है। अब जो भी नियम और शर्तें लिखित होती हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर, उनके आधार पर जो भी ऑथराइज्ड एजेंट नियुक्त किया जाता है उनको ये अधिकार दिए जाते हैं कानूनी तरीके से कि संपत्ति से संबंधित या किसी अन्य मामले से संबंधित जो एजेंट है वह डोनर के बिहाफ पे या उनके स्थान पर निर्णय ले सके। तो ये पूरा जो है मकसद और मतलब होता है पावर ऑफ अटॉर्नी का। जी, ठीक है। नवीन जी, ये बताइए कि कितनी तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है? जी, तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो होते हैं इनको मुख्य रूप से इनके चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला तो होता है औपचारिक या कन्वेंशनल पावर ऑफ अटॉर्नी,
जिसको हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट के तहत किसी व्यक्ति को किसी एक विशेष जिम्मेदारी के लिए ही अपॉइंट किया जाता है, और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट होता है, जो कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, ये एक निश्चित समय सीमा के लिए ही मान्य होता है। इसकी वैधता अनलिमिटेड नहीं होती, बल्कि एक निश्चित समय के लिए होती है। वही दूसरा जो प्रकार है वो है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है, ये आजीवन इसकी वैधता होती है, और ये हमारे लिए तब काम आता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी संपत्ति के प्रबंधन के लिए या उससे संबंधित कामों के लिए किसी एजेंट को नियुक्त किया गया पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर। अब उस संपत्ति का प्रबंधन नहीं हो पाया, और इस बीच में जो डोनर हैं उनकी या तो मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वे फिर आगे कुछ करने के लिए सक्षम नहीं रह जाते। तो ऐसी परिस्थितियों को कवर करने के लिए ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी को बनाया जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये पावर ऑफ अटॉर्नी तब तक मान्य होते हैं, तब तक वैध होते हैं, जब तक कि जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल की मृत्यु नहीं हो जाती। प्रिंसिपल की मृत्यु के बाद ये पावर ऑफ अटॉर्नी भी स्वाभाविक तौर पर समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा प्रकार है वो है स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी किसी खास इवेंट या तारीख या फिर कंडीशन के लिए स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी को जो है ये एग्जीक्यूट किया जाता है। खासतौर पर जब कोई ग्रांटर किसी मामले में फैसला लेने में असमर्थ हो, जैसे कोई रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन हो गए या कोई दिव्यांग व्यक्ति हो गए, है ना, वे स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए एजेंट नियुक्त कर सकते हैं, और जो भी कार्य उनको निष्पादित करना है वे अपने एजेंट के माध्यम से निष्पादित करा सकते हैं। इसी प्रकार से जो चौथा होता है वो होता है मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी। यहाँ पर व्यक्ति अपने बदले में अपने एजेंट को यह अधिकार देता है कि जो डोनर हैं या जो प्रिंसिपल हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई भी निर्णय लेना है, उनके इलाज से संबंधित या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित, उस परिस्थिति को कवर करने के लिए मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये चार होते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी और मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये चार प्रकार। जी सर, ये बताइए कि ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? देखिए, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, ड्यूरेबल शब्द को हिंदी में यदि कहें तो टिकाऊ, जो लंबे समय तक चले, है ना, जिसकी वैधता लंबी होती है, उसको ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। इसकी जो अवधि है वह सुनिश्चित नहीं होती बल्कि अनिश्चित होती है। यदि कोई व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करने के बाद में किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है कि मतलब किसी प्रकार की अक्षमता, जैसे कि हाथ पैर जो है सही सलामत नहीं रह गए, या मानसिक अक्षमता आ जाती है, या किसी इस प्रकार की मेडिकल अक्षमता आती है, तो ऐसी परिस्थितियों को कवर करने के लिए ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये एक प्रभावी दस्तावेज होता है। जी। ये दस्तावेज गारंटी देता है कि जीवन में चाहे जो भी समस्या उत्पन्न हो जाए या किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जो प्रिंसिपल हैं उनके मामलों का ध्यान रखा जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट एजेंट को जो है सक्षम बनाता है कि हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बदले में कार्य को निष्पादित कर सके। जो ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वह किसी अन्य व्यक्ति को एग्जीक्यूट करने वाले व्यक्ति की ओर से कार्य करने का कानूनी अधिकार देता है, और ये तब भी लागू रहता है जब उस व्यक्ति की
किसी प्रकार की अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए लंबे समय के लिए स्वास्थ्य देखभाल का निर्णय लेना हो, ऐसी परिस्थितियों में काम आता है, या अक्षमता के दौरान परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना हो, तो इन सब परिस्थितियों में ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी काम करता है। जी, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है? अगर हाँ, तो गलत इस्तेमाल पर रोक कैसे लग सकती है? देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी क्योंकि काफी सारे अधिकार देता है एजेंट को, और ज्यादातर ये देखा जाता है कि जैसे जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, वे क्योंकि बार बार यहाँ भारत में आकर के अपने संपत्तियों का प्रबंधन करने में उनकी काफी सारी परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, अक्षमता होती है ना, जो कि इनके कंट्रोल से बाहर है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर एनआरआईज जो होते हैं, वे पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा एक एजेंट को नियुक्त करते हैं जो उनकी संपत्तियों का प्रबंधन करता है। अब कई बार ये भी देखा जाता है कि जो एजेंट होते हैं वे सही सूचना नहीं देते प्रिंसिपल को, या फिर प्रबंधन के दौरान वे अपने लिए जो है अनुचित रूप से लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, या बहुत ऐसी चीजें भी कर जाते हैं जो कि नियम और शर्तों के पावर ऑफ अटॉर्नी में जो भी नियम और शर्तें लिखी गई हैं उनका उल्लंघन होता है। तो इस प्रकार से बहुत जो है दुरुपयोग हो सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी का। अब इसको रोकने के जो तरीके हैं, रोकने का तरीका ये होता है कि जब भी ऐसी परिस्थिति में किसी पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट को नियुक्त किया जाता है, तो साथ ही साथ अपने किसी करीबी व्यक्ति जो आपसे बहुत करीब हो और जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की जानकारी में भी जो है इस बात को रखी जानी चाहिए कि आपने किसको पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त किया है जी। और ये जो करीबी और विश्वास पात्र हैं आपके, इनको आप कह सकते हैं कि ये बराबर नजर बनाए रखें। साथ ही साथ प्रिंसिपल को भी ये करना चाहिए कि वे समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी और अपने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की समीक्षा करते रहें, क्योंकि समय समय पर यदि समीक्षा करते रहते हैं तो यदि कोई भी गड़बड़ी किया जा रहा है एजेंट के द्वारा, तो उसकी रोकथाम समय रहते की जा सकती है। साथ ही साथ यदि किसी करीबी को आपने जानकारी दे रखी है और उनको भी समीक्षा करते रहने के लिए या नजर बनाए रखने के लिए यदि निर्देश दे रखा है, तो वे भी आपको समय रहते आगाह कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी को यदि आप रजिस्टर्ड करा देते हैं, तो ये भी उसके दुरुपयोग के रोकथाम में एक कारगर कदम होता है। नेहा जी, देखिए, कोई भी कानूनी दस्तावेज यदि निष्पादित किया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा ये होता है कि एक बार कोई डॉक्यूमेंट यदि रजिस्टर्ड है तो उसमें आगे चल के फर्जीवाड़ा होना, इसकी जो संभावना होती है उसको समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि यदि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास भी जमा होती है, वहां के रिकॉर्ड्स में भी होते हैं। यदि किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया जाता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट के साथ में, तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। साथ ही साथ यदि दस्तावेज रजिस्टर्ड है तो उसको साक्ष्य के तौर पर अदालत में भी पेश किया जा सकता है और अदालत में भी उसको जो भी उचित कानूनी मान्यता है वो दी जाती है, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। जी, जी। अब रजिस्ट्रेशन जो है व्यक्तियों को किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने से भी बचाता है, या किसी प्रकार के यदि अनुचित आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे जबरदस्ती के आरोप या धोखाधड़ी के आरोप, तो इन चीजों को भी इनकी रोकथाम करने में भी जो है रजिस्ट्रेशन काफी मददगार साबित होता है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए
जो भी डॉक्यूमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, उसके लिए किसी वकील से संपर्क किया जा सकता है। और पावर ऑफ अटॉर्नी भी यदि हो सके तो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी वकील के द्वारा ही तैयार कराई जानी चाहिए। जो शामिल पक्ष हैं उनकी पहचान का प्रमाण संलग्न किया जाता है, यानी कि प्रिंसिपल के भी पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगाए जाते हैं, और साथ ही साथ एजेंट के भी पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगाए जाते हैं। इनके अलावा जो साक्षी होते हैं, जो विटनेसेस होते हैं, उनके भी आइडेंटिफिकेशन और रेजिडेंस प्रूफ के डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। साथ ही साथ रजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करने के लिए जब डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है तो दोनों पक्षों के विवरण के अलावे संपत्ति का प्रमाण, संपत्ति का विवरण, है ना, और दोनों पक्षों के यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, और साथ ही साथ में स्टैम्प ड्यूटी पे करके उसको रजिस्ट्रार के समक्ष अपॉइंटमेंट लिया जाता है और वहां पर प्रस्तुत किया जाता है डॉक्यूमेंट। उसके बाद में रजिस्ट्रार जो है, जो भी आवश्यक जांच पड़ताल है, जांच पड़ताल करने के बाद और आवश्यक पूछताछ करने के बाद में उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेते हैं। जी जी जी, ठीक है। सर, भारत स्थित किसी प्रॉपर्टी की अगर डील करने के लिए विदेश में पावर ऑफ अटर्नी क्या तैयार की जा सकती है, क्या रजिस्टर्ड कराई जा सकती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, यदि कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वे भारत में स्थित किसी प्रॉपर्टी की डील करने के लिए यदि पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उनको भारतीय कानूनी आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार दस्तावेज तैयार कराना चाहिए, उसका ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए किसी वकील के माध्यम से। जब दस्तावेज तैयार हो जाता है उसके बाद उसको नोटराइज कराना होता है। नोटराइज कराने के बाद में जो एनआरआई हैं, वे जिस किसी भी देश में निवास कर रहे हों, उस देश में भारतीय वाणिज्य दूतावास या दूतावास में जाकर के डॉक्यूमेंट को अपोस्टल या अटेस्ट करा करके विदेश में ही बैठे बैठे पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित कर सकते हैं। भारत में एनआरआई संपत्ति लेन देन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण जो है वो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि कोई अचल संपत्ति की बिक्री के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित किया जा रहा है जी, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक एनआरआईज भी यदि कोई पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उनका भी पंजीकरण अनिवार्य होता है। पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वह एजेंट के निवास के आधार पर रजिस्ट्रार का अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया जाता है और जो भी वहां के सब रजिस्ट्रार होते हैं उनके कार्यालय में रजिस्टर कराया जा सकता है। जी, ठीक है। सर, ये बताइए कि पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग वित्तीय मामलों में किया जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के बदले उनके सभी कानूनी वित्तीय लेन देन दूसरे कार्यों के लिए फैसले ले सकता है। आम जिंदगी में ये कैसे लागू होता हुआ दिखाई देता है? देखिए, जो वित्तीय मकसद के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट का नियुक्तिकरण है, ये मुख्य तौर पर हम देख सकते हैं जैसे बैंक के खातों को संचालित करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त किया जा सकता है, जिसके तहत उस एजेंट के पास में वो पूरे अधिकार होते हैं जो कि आमतौर पर खाता धारक के पास में होते हैं। तो खाता धारक के बदले में पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी जो है उस खाते का संचालन कर सकते हैं, पैसों की लेन देन, हर प्रकार के कार्य जो है वे कर सकते हैं। यदि नेट बैंकिंग करना है तो बेनिफिशियरी एडिशन से लेकर के बेनिफिशियरी डिलीशन, बाकी सारी चीजें जो भी उस खाते के प्रबंधन के लिए आवश्यक है वो सारे अधिकार दिए जा सकते हैं। जी। चेक पर हस्ताक्षर करने के अधिकार भी दिए जा सकते हैं।
इसी प्रकार से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एक और चीज आता है, जैसे आजकल जो है बहुत ही व्यस्त जिंदगी है, और इस व्यस्त जिंदगी के अंदर भी काफी सारे लोग ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जी जी, है ना, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोगों की भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन इस फास्ट मूविंग लाइफ में सबके पास इतना समय नहीं है कि वे पूरे दिन भर बैठ करके और शेयर मार्केट पर नजर बनाए रखें और सारे ट्रांजैक्शन स्वयं निष्पादित करें। तो इन चीजों के लिए भी जो है पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, और जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर शेयर मार्केट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इस प्रकार से और भी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर नियुक्त किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।